बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद इकबाल और आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर के 4th चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। टॉपिक का नाम है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल आज हम सीखेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड इन कंजर्वेटिव पाथ या इंडिपेंडेंट पाथ फॉलो, ठीक है। और दूसरा हम सीखेंगे कि वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ, ठीक है। तो हमने दो चीज़ें सीखनी है, वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड वर्क डन इन अ क्लोज पाथ। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। क्या कहता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। कहता है कि द स्पेस, वो जगह, वो इलाका, अराउंड द अर्थ, अर्थ के इर्द गिर्द वो इलाका, इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जिसमें किसी भी बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करे, उसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, ठीक है। माना कि हमारे पास क्या है कि एक अर्थ है, ठीक है, एक अर्थ है सर्कल की शक्ल में, उस पर क्या है, एक हमारी बॉडी है, कोई मिसाइल ले लें, वो मिसाइल क्या है, जैसे जैसे अर्थ की सरफेस की तरफ जा रहा है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। तो जहां पर जिस जिस जगह पर, यानी वो फर्ज किया कि वो मिसाइल यहाँ पर था, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, यहाँ पर था ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, ऊपर जा रहा है तो वहां पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। यानी जहां जहां पर उस बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है उसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे बाहर चला जाता है तो उसको क्या कहते हैं, हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। वो आगे लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की आपको समझ लगी कि वो इलाका, वो रीजन जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करे किसी भी बॉडी पर, ये इसका इलाका है। ये हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक पॉइंट यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये इसका इलाका है कि इसके इसके अंदर जो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी। ये इसका इलाका हो गया, ये इसका रीजन हो गया। उस पॉइंट पर कोई भी पॉइंट ले ले, यहाँ पर पॉइंट ले लिया एक पर, यहाँ पर जो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी इस बॉडी पर, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगी, ठीक है। इसको और बेहतर समझने के लिए कि हमारे पास क्या होती है, कि फील्ड क्या होती है, ठीक है। फर्ज किया ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट है, एक इसका नॉर्थ पोल है, एक इसका साउथ पोल है, इसकी कुछ ना कुछ फील्ड है। फील्ड वो इलाका होता है जहां पर उसकी कशिश होती है, यानी जिस जगह पर उसकी कशिश होती है। ये मान लिया कि एक दूसरा मैग्नेट है, ठीक है, ये मान लिया कि एक मैग्नेट था, ये दूसरा मैग्नेट मान लिया। जहां तक इसकी फील्ड है, इस वाले मैग्नेट की जहां तक फील्ड है, जब इसमें कोई चीज इंटर होगी तो ये उस पर क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा, ठीक है। ये देखिए, ये एक हमारा मैग्नेट था, एक मैग्नेट था, जैसे ही हमने इसके नजदीक लाए इस मैग्नेट को, क्या हुआ कि ये इसने इसको अपनी तरफ खींच लिया, इसने इसको अपनी तरफ खींच लिया। यानी जैसे ही ये मैग्नेट इसकी फील्ड में इंटर हो गया, इसने इसको खींच लिया, यानी इसकी फील्ड में ये जब इंटर हो गया तो इसने खींचा। अगर ये यहाँ पर था तो इस पर कोई असर नहीं कर रहा था क्योंकि ये इसकी फील्ड नहीं थी, ठीक है। रियल लाइफ में भी आप मैग्नेट को, दो मैग्नेट को लेकर ये एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। जहां तक इसकी कश होगी, जहां तक इसकी फील्ड होगी, ये उस जगह पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा, तो इसको हम मैग्नेट फील्ड कह देते हैं। इसी तरह हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड होती है कि जहां पर भी किसी भी बॉडी पर वो फोर्स अप्लाई करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, वो हमारे पास क्या होगी, एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, ठीक है। तो दूसरी बात की तरफ चलते हैं। वो कहता है कि साइन कन्वेंशन फॉर वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हमारे पास तीन तरह के क्या होते हैं, कि साइन होते हैं कि हमारा वर्क पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, जीरो कब होगा, ठीक है। तो पहले की तरफ देखते हैं। कहता है कि इफ डी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जी का मतलब ग्रेविटेशन, एफ का मतलब फोर्स, देन वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक बार फिर पढ़ते हैं। कहता है कि इफ डिस्प्लेसमेंट, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट ग्रेविटेशनल फोर्स की सिमत में होगा तो वर्क आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कैसे, माना कि ये हमारे पास क्या था, एक सेंटर है मास का, या कोई मास ले ले यहाँ पर, उस पर क्या हो रहा था कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो थी, ग्रेविटेशनल फोर्स थी या फील्ड थी, वो नीचे की तरफ एक्ट कर रही थी, ठीक है।
ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या कर रही थी, नीचे की तरफ एक्ट कर रही थी, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था वो भी नीचे की तरफ था, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम थी। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, ये भी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी सेम है, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन भी सेम है, जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो उस पर एंगल क्या आएगा, जीरो आएगा। तो हम जानते हैं कि वर्क हमारा क्या होता है, एफ डी कोस थीटा। जब हमने थीटा की जगह जीरो पुट किया तो हमारे पास वर्क क्या आ गया, एफ डी, यानी हमारे पास वर्क हासिल हुआ। वो कौन सा वर्क हासिल हुआ, वो पॉजिटिव वर्क हासिल हुआ। तो वो यही बात बता रहा था कि अगर आपका डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ होगा तो आपका वर्क पॉजिटिव होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, कहता है कि इफ डिस्प्लेसमेंट, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, देन वर्क क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। वो कैसे, प्रतिक्रिया हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा डाउनवर्ड ही होती है, नीचे की तरफ एक्ट करती है। और माना कि फोर्स आपकी अपवर्ड है, ठीक है, फोर्स आपकी क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है, फोर्स आपकी अपवर्ड है। इन दोनों के दरमियान एंगल क्या बनेगा, इन दोनों के दरमियान एंगल 180 बनेगा। और हम जानते हैं कि आपका कोस 180 किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो वर्क आपका क्या आ जाएगा, -FD, यानी वर्क आपका क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो यही बात तो वो बता रहा है कि इफ डिस्प्लेसमेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो देन आपका वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, देन आपका वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। तीसरे केस की तरफ चलते हैं। वो कहता है कि इफ डिस्प्लेसमेंट, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब है परपेंडिकुलर, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होगा किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के, देन वर्क डन इज जीरो। ठीक है, मान लिया कि हमने डिस्प्लेसमेंट इसकी तरफ तय किया, ऐसे तय किया, और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही थी। ठीक है, यानी इनके दरमियान एंगल क्या बना, 90 बना। आप इस तरफ भी डिस्प्लेसमेंट कवर कर सकते हैं, इस तरफ भी, तो ये हमारे पास एंगल क्या बन गया, 90। ठीक है, यानी वो एक बात कह रहा है कि अगर आपका डिस्प्लेसमेंट ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो आपका वर्क डन जीरो होगा। तो देखा हमने, वर्क हमारा होता है एफ डी कोस थीटा, एंगल में क्या है, 90 का है, कोस 90 आप जानते हैं जीरो होता है, तो वर्क आपका क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, उम्मीद है आपको इन तीनों बातों की समझ लग गई होगी। अब हम चलते हैं वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। हमारा क्या होगा, वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर हम कोई पाथ ले लें अंडर अ ग्रेविटेशनल फील्ड में तो उस पर हमारा वर्क डन क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो माना है कि हमारे पास एक पाथ है पॉइंट ए से बी तक। ठीक है, एक पाथ ले लिया, ये मैंने आपको आसान तरीके से समझाने के लिए ये इसके गिर्द गिर्द एक सर्कल ड्रा कर दिया। यानी ये सर्कल को आप ये मान सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ये कह सकते हैं कि एक अर्थ है, अर्थ के अंदर आपने क्या लिया हुआ है, एक पाथ लिया हुआ है। ठीक है, और पाथ पर आपकी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, जो डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, एक बार फिर बताता हूं, आपने क्या किया हुआ है, एक पाथ लिया हुआ है अंडर ग्रेविटेशन फील्ड। ये आपकी क्या है, एक अर्थ है, अर्थ पर क्या होगी, ग्रेविटेशन फोर्स होगी, और आपने क्या लिया हुआ है, ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी अर्थ के अंदर एक पाथ लिया हुआ है। वो पाथ पर ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी क्या कर रही है, एक्ट कर रही है, या आप ये कह सकते हैं कि उस पर ग्रेविटेशनल फील्ड अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो हमने क्या देखना है कि हमने बारी बारी तीनों पाथ में हम ए से डी तक जाएंगे, फिर डी से बी तक जाएंगे, एक पाथ हो गया हमारा। फिर हम ए से सी तक जाएंगे, सी से बी तक जाएंगे, दूसरा पाथ हो गया। फिर हम ए से बी तक जाएंगे, यानी कर्विड पाथ में फासला तय करेंगे और देखेंगे कि हमारा क्या है, वर्क क्या आता है। ठीक है, तो तीनों पाथ में हमने बारी बारी ट्रैवल करना है और देखना है कि हमें क्या वर्क हासिल होता है। ठीक है, तो आप ये तो जानते हैं कि फोर्स और वर्क आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, यानी फोर्स और वर्क बराबर होते हैं, तो फोर्स आपकी mg होती है, तो वर्क भी आपका क्या हुआ, mg हो गया। ठीक है, तो हमने पाथ 1 देखना है कि वर्क डन ऑन लॉन्ग पाथ ADB, यानी वर्क पाथ 1 ले लेना है ADB, उसमें हमने क्या करना है, वर्क कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वर्क हमने ADB ले लिया, अब हमने इसको दो पैचेस में तकसीम कर दिया, यानी AD और DB। ठीक है, AD और DB में दोनों को, इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। किसको, वर्क को। A से B तक जाने के लिए हमने दो पाथ ले लिए, यानी A से B तक जाने के लिए हमने एक पॉइंट A से B तक लिया और एक पॉइंट B से D तक लिया।
अब हमने देखना है कि वर्क ए डी पर क्या होगा। तो ये तो आपको पता है, वर्क आप ये भी बता दिया कि एम जी के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ए डी आ गया, को इसमें 90 आ गया। कोस 90 कैसे आ गया, ये देखिए आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है और ये देखिए ये पाथ परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये पाथ इस तरफ है और ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी डाउनवर्ड है और एंगल इनके दरमियान क्या बनेगा, 90 एंगल बनेगा ना, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। ये आपका यहाँ पर जैसे इसमें हमने देखा था ये वाला केस, डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स परपेंडिकुलर है। सिमिलरली इसमें अगर आप पाथ इसकी तरफ जाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड होगी, तो आपका एंगल क्या बनेगा, एक 90 एंगल बनेगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, कोस 90 लगा दिया। कोस 90 आपको पता है कि 0 होता है, तो वर्क डन हमारा ए डी किसके बराबर आ गया, इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया, ठीक है। अब हमने वर्क देखना है डी से बी तक। तो वर्क हमने देखा डी से बी तक, एम जी वैसे ही आ गया, डी भी आ गया। कोस 180 कैसे आया, आपका पाथ इस तरफ है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, एंगल 180 बना। सिमिलरली इस केस की तरह ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड थी, फोर्स आपकी अपवर्ड थी, एंगल उसमें क्या बना, 180। तो इसी तरह ये डी भी आपकी हाइट है, इस तरफ आप गए और आप ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, ठीक है, इस तरफ लग रही है, एंगल कितना बना 180 और कोस 180 आपका -1 के बराबर होता है। तो इसलिए हमारे पास डी भी किसके बराबर आ गया, -mgh। h क्या है, ये वो वाली हाइट है, डी बी और डी जो हमने हाइट तय कर की। ये हम हॉरिजॉन्टल गए थे, ये वर्टिकल गए थे, वर्टिकल क्या थे, अपवर्ड गए, अपवर्ड में कुछ ना कुछ हाइट थी, तो ये हमने इसकी डी बी की जगह हमने क्या लगा दिया, एच लगा दिया, ठीक है। अब हमने पाथ ए डी में वर्क किया और डी बी में वर्क किया, इन दोनों का सम कर लेना है, तो वर्क ए डी बी हमारे पास आ जाएगा। तो हमने क्या लिखा, वर्क ए डी बी किसके बराबर था, वर्क ए डी और डी बी के बराबर था, और ए डी हमारे पास क्या आ गया 0 और डी बी हमारे पास क्या आ गया -mgh, प्लस माइनस वर्क अलोंग ए डी बी हमारा क्या आ गया -mgh आ गया, ठीक है। तो ये देखा हमने एक पाथ में जो वर्क किया है वो हमारे पास क्या आ गया, mgh आ गया, ठीक है, -mgh आ गया। अब हमने पाथ दूसरा अप्लाई करना है और देखना है उसमें वर्क हमारा क्या होगा। तो दूसरा हमारा पाथ कौन सा है, हमने ले लिया ए सी बी, ठीक है, ये पाथ ले लिया। अब हम देखेंगे कि इसमें हमारा वर्क क्या होगा। तो देखा कि हमने वर्क ले लिया ए से सी डी तक, सी बी तक, ठीक है, यहाँ बी आएगा। तो हमने देखा ए से हम सी गए और सी से बी गए। जब हम ए से सी जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, एंगल कितना बनेगा, ए से सी अपवर्ड है, ग्रेविटेशन फोर्स डाउनवर्ड है, एंगल कितना बना 180 बना, ठीक है। तो हमारे पास कोस 180 किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो इसके साथ माइनस आ गया, -mgh कहाँ से आ गया, ये ए सी हमारी हाइट के बराबर है। अगर ये हाइट है तो ये भी तो हाइट है, दोनों आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। हाइट तो हमें तय करना पड़ी, यानी हमें यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए अपवर्ड मूव करना पड़ा, हाइट तय करना पड़ी, तो कुछ ना कुछ उसकी हाइट है, ठीक है। इस बात की समझ आ गई कि हमारा ये वर्क लॉन्ग ए सी हमारा क्या आ गया, -mg आ गया, mgh आ गया। अब हम क्या करेंगे, वर्क लॉन्ग सी बी कैलकुलेट करेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, mg cos 90, mg आ गया, cb आ गया, cos 90 कैसे है, ये देखें, इस तरफ हम फासला तय कर रहे हैं और एंगल इस तरफ है, एंगल कितना बना 190 का बना, cos 90 हमारे पास 0 होता है, तो हमारे पास वर्क लॉन्ग cb इज इक्वल टू इसके बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया। अब हम दोनों जो वर्क निकाले हैं उनका क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे, यानी वर्क ए सी बी में हमने 2 वर्क निकाले, एक वर्क हमने ए सी निकाला, एक वर्क सी बी निकाला। जब हमने ए सी निकाला तो हमारे पास -mgh आ गया, जब हमने सी बी निकाला तो हमारे पास 0 आ गया। दोनों का सम किया तो वर्क अलोंग ए सी बी हमारे पास क्या आ गया, -mgh आ गया, ठीक है। ये तो हमारे हो गए 2 पाथ। दोनों पाथ में हमने देखा कि वर्क अलोंग ए डी बी और वर्क अलोंग ए सी बी, दोनों पाथ में हमने देखा कि वर्क हमारा क्या आ गया, सेम आया, -mgh आ गया, ठीक है। अब हमने वर्क कैलकुलेट करना है अलोंग थर्ड पाथ ए से बी तक, ठीक है।
तो मसला यहाँ पर ये क्रिएट होता है कि ये तो हमारे पास सीधे थे, एक वर्टिकल हाइट थी, एक हॉरिजॉन्टल थी, ये तो हमने वर्क कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास कर्व्ड पाथ आ गया, तो अब हम वर्क कैलकुलेट कैसे करेंगे? ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे, जैसे हमने वर्क डन यानी वेरिएबल फोर्स पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा है, वर्क डन ऑन वेरिएबल फोर्स, उसमें भी हमने क्या किया था, उसमें हमने वो हमारे पास कर्व्ड पाथ था, उसको छोटे छोटे पैचेज में डिवाइड कर दिया था। इसको भी आप क्या करेंगे, छोटे छोटे पैचेज में डिवाइड कर देंगे। छोटे छोटे पैचेज में इस तरह डिवाइड करेंगे कि आपके पास हर पैचेज एक कांस्टेंट फोर्स, इस पर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई होगी, कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो हमारे पास वर्क हासिल हो जाएगा। ठीक है, जब आप किसी भी शय को छोटे छोटे पैचेज में डिवाइड कर देते हैं तो हर पाथ को आपने इस तरह लेना है, वो आपके पास एक स्ट्राइट पाथ है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अब हमने क्या करना है, वर्क कैलकुलेट करना है अलोंग कर्व्ड पाथ। तो हमने मान लिया ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, कोई भी नाम दे सकते हैं, डेल्टा y1। डेल्टा क्यों लिया? क्योंकि छोटा है, स्मॉल है। डेल्टा 2, इस तरह डेल्टा m तक हमने क्या कर लिया, इनको छोटे छोटे पैचेज में डिवाइड कर लिया। अब हमने वर्क कैलकुलेट करना है पाथ 3 में, वर्क अलोंग कर्व्ड पाथ। तो कैलकुलेट द वर्क अलोंग कर्व्ड पाथ वी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पैचेज। हमने इसको छोटे छोटे पैचेज में डिवाइड कर दिया जब हमने वर्क अलोंग कर्व्ड पाथ में बिलोंग करना था। तो जब हम इसको छोटे छोटे पैचेज में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दो तरह की वर्क आएंगी। एक वर्क हमारे पास अलोंग हॉरिजॉन्टल होगा, एक वर्क हमारे पास अलोंग वर्टिकल होगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल वर्क क्या होगा और वर्टिकल वर्क क्या होगा। ठीक है, हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। अब हमने क्या देखना है, वर्क डन अलोंग हॉरिजॉन्टल पाथ। ठीक है, वर्क डन अलोंग हॉरिजॉन्टल पाथ। ठीक है, ये देखें जी हमारा हॉरिजॉन्टल पाथ है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल पाथ है, ये वाला हमारे पास वर्टिकल पाथ है। तो हम हॉरिजॉन्टल पाथ में वर्क देखेंगे, क्या देखेंगे कि हमारे पास ए से डी लगा लें, तो वर्क हमारा क्या है, ए से डी है वर्क हमारे पास क्या होता है, वर्क हमारे पास होता है एम जी कोस थीटा। ठीक है, यही होता है ना। तो हमने क्या देखा कि एम जी आ गया, साथ हमारे पास डिस्टेंस कौन सा है, ए डी आ गया, कोस एंगल कितना बना, ये देख लें, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, ग्रेविटेशन फोर्स डाउनवर्ड है, ग्रेविटेशन फोर्स डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, एंगल कितना बना हमारे पास, एंगल 90 बना। कोस 90 हमारे पास क्या होता है, एम जी ए डी आ गया, कोस 90 हमारे पास 0 होता है। तो हमारे पास एम जी क्या आ जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। वर्क डन अलोंग ए डी, या आप ये कह सकते हैं वर्क डन अलोंग हॉरिजॉन्टल पाथ इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि एंगल उस पर 90 का बन रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वर्क कैलकुलेट करना है अलोंग वर्टिकल पाथ। वर्क डन अलोंग वर्टिकल पाथ, वर्क डन अलोंग वर्टिकल पाथ। ठीक है, तो ए से डी तक हम गए, हमने क्या किया, छोटे छोटे पैचेज में इसको डिवाइड कर लिया। वर्क डन हमारा क्या हुआ, वर्क डन हमारा ए से बी तक है, तो हमने क्या किया, इसको छोटे छोटे पैचेज में डिवाइड कर लिया। माना कि हमारे पास क्या है, एक हमारे पास एम जी एक पैचेज है जिसका क्या है, वाई चेंज इन y1 है, एंगल उसमें क्या है, कोस थीटा है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, एंगल यहाँ पर ही लगा लेते हैं। एंगल क्या बनेगा, ये देखें, ये हमारे पास वर्टिकल पाथ ऐसे है, ग्रेविटेशन फोर्स डाउनवर्ड है, वर्टिकल पाथ ऐसे है, ग्रेविटेशन फोर्स डाउन है, एंगल कितना है, 180। ठीक है, एंगल कितना आएगा, क्योंकि सारे वर्टिकल पाथ हैं, छोटे छोटे पैचेज हैं, हर दफा 180 ही आएगा। आपका एंगल कितना आ गया, 180 आ गया। प्लस आपने दूसरे वाला पैचेज लिया एम जी डेल्टा y2, कोल आपके पास कितना आ गया, 180 आ गया। ठीक है, इसी तरह एम जी डेल्टा वाई एम तक चले जाएं, कोल आपके पास कितना आ जाएगा, 180 ही आएगा। ठीक है,
तो 180 आपके पास किसके बराबर होता है, कोस 180 -1 के बराबर होता है, यानी आपके पास क्या आ गया -mg चेंज इन y1 प्लस माइनस ही आएगा mg चेंज इन y2 माइनस mg चेंज इन yn। ठीक है, तो सब में हमारा -mg कॉमन है, उसको बाहर निकाल लें, हमारे पास क्या आ जाएगा चेंज इन y1 प्लस चेंज इन y2 प्लस चेंज इन yn। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास y1 y2 yn के लिए हमारे पास क्या है, ये सारी हाइट ही तो है। ठीक है, हाइट ही है ना, अपवर्ड है, ये देखिए ये सारी हाइट ही है, तो ये सारी क्या है हमारे पास, जब इसको सम करेंगे तो हाइट आ जाएगी, यानी हमारे पास वर्क डन अलोंग पाथ ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया -mgh आ गया। ठीक है, अब हमने क्या कर लेना है, इनका सम कर लेना है कि वर्क डन हमारा अलोंग हॉरिजॉन्टल पाथ और वर्क डन अलोंग हमारा वर्टिकल पाथ क्या आएगा। हमने देखा कि वर्क हमारा क्या आया, वर्क डन अलोंग हॉरिजॉन्टल पाथ, वर्क डन अलोंग वर्टिकल पाथ, वर्क डन अलोंग हॉरिजॉन्टल पाथ हमारा 0 आया, ये हमारे पास आ गया -mgh, जब इनको ऐड करेंगे -mgh आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि पाथ 1 देखा, पाथ 2 देखा और पाथ 3 देखा, तो सब में हमने क्या देखा, पाथ 3 देखा, सब में हमारा वर्क क्या आया -mgh। इससे हमें क्या हासिल होता है, इससे हमें ये चीज़ हासिल होती है कि जो वर्क डन है ना, वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, इंडिपेंडेंट पाथ होता है, यानी आप ए से बी चले जाएं, ए से डी से बी चले जाएं, ए से सी से बी चले जाएं, या डायरेक्ट ए से डी तक चले जाएं, कर्विड पाथ चले जाएं, जिस तरह मर्जी चले जाएं, आपने डी तक जाना है, यहाँ से चले जाएं, यहाँ से चले जाएं, यहाँ से चले जाएं, तो आपका हमेशा क्या होगा, वर्क हमेशा सेम ही आएगा, यानी वर्क आपका पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन हमें ये शो करती है कि वर्क इंडिपेंडेंट पाथ फॉलो, यानी वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता। हमने बी तक जाना है, जिस मर्जी तक चले जाएं, तो वर्क डन इन ग्रेविटेशन फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। तो हमने तीनों केसेस में देखा कि हमारे पास वर्क क्या आया, सेम आया। ये था आज का हमारा टॉपिक। अगला हमारा वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ दूसरे लेक्चर में डिस्कस करते हैं। आप दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। किसी किस्म की भी आपको कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।